नमस्कार। प्रथम वर्ष समाजशास्त्र की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कमजोर वर्ग, दलित, अनुसूचित जातियां। स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माताओं ने देश के कमजोर वर्ग का विशेष ध्यान रखा और उसके विकास एवं उत्थान के लिए संविधान में अनेक प्रावधान किए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश के नेताओं ने देश में लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना का संकल्प व्यक्त किया, जो समानता और न्याय पर आधारित था और जिसमें अल्पसंख्यक एवं कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा का विशेष ध्यान रखा गया। कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए हमने पंचवर्षीय योजना, सामुदायिक विकास योजना, समाज कल्याण कार्यक्रम, अंत्योदय योजना, पिछड़े को पहले कार्यक्रम एवं अन्य उपायों को अपनाया। हमारे अनेक प्रयासों के बावजूद भी समाज के कमजोर वर्ग की समस्याएं कम नहीं हुई और आर्थिक विषमता दिनों दिन बढ़ती गई, जो विकास आयोजकों के लिए चिंता और चुनौती का विषय है। वर्तमान में कमजोर वर्ग में असंतोष और बढ़ा है तथा देश के विभिन्न भागों में संघर्ष की कई घटनाएं घटित हुई हैं। पिछले अगर हम कुछ वर्षों में देखें तो सामाजिक विषमता एवं इससे जनित आंदोलन की जो लहर चली है वह भूमिहीन कृषकों एवं भूस्वामियों तथा उच्च एवं निम्न जातियों के बीच चली है। यह आंदोलन एवं संघर्ष समाज की आर्थिक विषमता एवं कमजोर वर्ग में बढ़ती हुई राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के परिणाम हैं। इससे पूर्व हम कमजोर वर्ग की समस्या पर विचार करें, हमें यह देखना होगा कि कमजोर वर्ग किसे कहते हैं। कमजोर वर्ग हम देखें तो संवैधानिक दृष्टि से दुर्बल या दलित वर्ग के अंतर्गत अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा कुछ अन्य पिछड़े हुए समूह आते हैं। इससे समाज के साधनहीन वर्ग को सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान भ्रातृत्व एवं समानता पर जोर देता है, अतः संविधान निर्माताओं ने सोचा कि यदि समानता को एक वास्तविकता प्रदान करनी है तो समाज के इन दलित, दुर्बल और कमजोर वर्गों को ऊंचा उठाना होगा और अन्य उच्च वर्गों एवं स्वर्ण हिंदुओं की भांति ही उन्हें दलित, दुर्बल और कमजोर वर्गों को ऊंचा उठाना होगा और उन्हें अन्य उच्च वर्गों एवं स्वर्ण हिंदुओं की भांति ही विकास की सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 46 में इस संदर्भ में इस प्रकार उल्लेख किया गया है कि राज्य जनता के दुर्बलतर अंगों के विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से रक्षा करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ जो दुर्बल जातियाँ हैं, जनजातियाँ हैं, उन्हें शिक्षा और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर माना गया था और उनके लिए ये कहा गया कि इस संविधान में ये उल्लेख किया गया अनुच्छेद 46 में कि उनकी उन्नति के लिए, उन्हें ऊपर उठाने के लिए उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और उनके साथ सामाजिक अन्याय या जो शोषण उनका हो रहा है उससे भी उनकी रक्षा की जाएगी, क्योंकि सामाजिक स्तर पर उन्हें समाज में निम्न परिस्थिति प्राप्त थी, अनेक निर्योग्यताएं उन्हें प्राप्त थी और इस तरह से उन्हें शिक्षा से भी पूर्णतः वंचित कर दिया गया था और व्यवसाय के अंतर्गत भी वह एक ऐसे व्यवसाय को, घृणित व्यवसाय को करते थे जिसे कि सामान्यतः करने में बहुत ही घृणा का अनुभव होता था। ऐसे व्यवसाय इनके द्वारा किए जाते थे। इस तरह से भारत के संविधान में कमजोर या दुर्बल वर्ग शब्द का जिस प्रकार प्रयोग किया गया है उससे यह तो अनुमान लगा सकते हैं हम कि इसके अंतर्गत अनुसूचित जातियां व जनजातियों के अतिरिक्त भी कुछ वर्गों को शामिल किया गया है। एम.डी. देसाई, जी. पार्थसारथी, जी.डी. रामाराव, बी.एस. मिन्हास एवं योगेश अटल आदि अर्थशास्त्रियों एवं समाजशास्त्रियों ने कमजोर वर्ग को परिभाषित करने के लिए कुछ मुख्य रूप से आर्थिक, सामाजिक मापदंड निर्धारित किया है और इन विद्वानों के अनुसार कमजोर वर्ग या दुर्बल वर्ग के अंतर्गत अग्रांकित विशेषताओं वाले व्यक्तियों को हम सम्मिलित कर सकते हैं। इन विभिन्न विद्वानों ने
कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया है कि हम इन विशेषताओं के आधार पर यह मान सकते हैं कि यह वर्ग कमजोर वर्ग के अंतर्गत या दुर्बल वर्ग के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि केवल अनुसूचित जाति और जनजाति को हम दुर्बल वर्ग या कमजोर वर्ग नहीं मान रहे हैं, कुछ अन्य भी वर्ग ऐसे हैं जिन्हें कि इस वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। उनमें हम इन विशेषताओं की बात करें तो उनमें पहला है वे व्यक्ति जो अपने जीवन की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा न कर सके, भोजन, वस्त्र, आवास तथा चिकित्सा की सुविधाएं जुटाने में असमर्थ हो और उनकी आय निर्धनता रेखा से बहुत नीचे हो। इसका मतलब ऐसे व्यक्ति जिनका जीवन यापन करना जिनके लिए मुश्किल होता है, वे अपनी मूलभूत आवश्यकताएं अर्थात रोटी, कपड़ा और मकान भी पूरा नहीं कर पाते हैं और निर्धनता रेखा से भी नीचे उनकी आय होती है, ऐसे वर्ग को इसमें सम्मिलित किया गया है। फिर दूसरी बात कहते हैं वे व्यक्ति जो मुख्यतया दैनिक मजदूरी पर ही आश्रित हों और वह भी अनियमित तथा ऋतुओं के परिवर्तन पर आश्रित हों। जैसे कई खेती पर निर्भर करते हैं, कई ऐसे व्यापार हैं जो कि ऋतु पर निर्भर करते हैं। तो इस तरह के जो व्यापारी हैं वह पूरे साल उनके पास रोजगार नहीं रहता है और कुछ समय के लिए वह बेरोजगार हो जाते हैं। तो जिस समय वह जितना कमा रहे हैं वह साल भर के लिए पर्याप्त नहीं हो पाता है। तीसरी बात, वे व्यक्ति जिनके उत्पादन में सक्रिय सहयोग प्रदान करने के उपरांत भी निरंतर श्रम का शोषण किया जाता रहा हो और जो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋणग्रस्त हो। इसका मतलब मजदूर से है, वह उत्पादन में अपना बहुत सहयोग करते हैं, उन्हीं के द्वारा उत्पादन कार्य किया जाता है, वह दैनिक मजदूरी करते हैं, लेकिन उनकी मजदूरी के एवज में उन्हें कम वेतन दिया जाता है और उनका शोषण किया जाता है। वे अपनी परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋणग्रस्त हो जाते हैं और उस ऋण को चुकाने में ही उनके सारा जीवन निकल जाता है और वह अपने आप को ऊपर नहीं उठा पाते हैं। फिर है वे व्यक्ति जिनके पास इतनी लागत पूंजी भी नहीं है कि वह कच्चे माल तथा अन्य उत्पादित वस्तुओं को खरीद सके। वह मजदूरी कर रहे हैं लेकिन वह स्वयं का व्यापार नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वह उस माल को खरीद सकें। नेक्स्ट है लघु तथा सीमांत कृषक जो सिंचाई आदि की सुविधाओं से वंचित हों। ऐसे खेतीहर किसान जिनके पास सिंचाई की सुविधाएं नहीं है, जिनके पास बीज खरीदने का पैसा नहीं है, तो वह मेहनत कर सकते हैं लेकिन उस पर कार्य जमीन पर बीज और उनके लिए सिंचाई के साधन और सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था समुचित उनके पास उपलब्ध नहीं होने के कारण वे अपनी खेती का अच्छे से प्रयोग नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है वे व्यक्ति जो मानवीय ऊर्जा जिसमें परिवार के सदस्य ही कार्य करें तथा पशु ऊर्जा के सहारे से ही जीवन यापन करें। ऐसे व्यक्ति जो कि पशुपालन कर रहे हैं या घर के सभी सदस्य मजदूरी करके काम कर रहे हैं, वे सभी इसमें सम्मिलित माने जाते हैं। उपयुक्त सभी मापदंडों के आधार पर कमजोर वर्ग के अंतर्गत समाज के उस वर्ग को सम्मिलित किया जाता है जो सामाजिक आर्थिक सुविधाओं से वंचित, शोषित एवं पिछड़ा हुआ हो। इन मापदंडों के आधार पर अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों, लघु तथा सीमांत कृषकों, भूमिहीन मजदूरों, बंधुआ मजदूरों एवं परंपरागत कारीगरों को कमजोर वर्ग के अंतर्गत माना गया है। प्रश्न उठता है कि दलित कौन है तथा कब से और किन कारणों से उनकी पतन की स्थिति बनी। ऋग्वेद में आर्यों में केवल 3 जातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का उल्लेख किया गया है और ऐसा जान पड़ता है कि शूद्र जाति की रचना आर्यों द्वारा ऋग्वेद के अंतिम चरण में की गई। ब्राह्मण के मूल ग्रंथ में शूद्रों अर्थात दास को निम्न स्थान प्रदान किया गया। वे प्रजातीय और सांस्कृतिक दृष्टि से आर्यों से भिन्न थे। जहाँ तक उनके धर्म का संबंध था वे आर्यों के बिल्कुल विपरीत थे। कामले के अनुसार वे न केवल आर्य के देवताओं का विरोध करते थे बल्कि बलि भी नहीं देते थे और न ही पुरोहितों को किसी प्रकार की भेंट देते थे। आर्यों ने इन दासों के लिए निम्न शब्द का प्रयोग किया। इन अन्यव्रत अंश महर्वक इन शूद्रों को सामाजिक विशेषाधिकारों और धार्मिक अधिकारों की दृष्टि से निम्नतम स्थान प्रदान किया गया। वे न तो यज्ञ कर सकते थे और न ही किसी प्रकार की कोई बलि दे सकते थे। इनको घृणित, अपवित्र और अशुद्ध प्राणी माना जाता था। गुरिये के अनुसार जहाँ तक धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन का संबंध था, वैदिक युग में केवल प्रथम 3 व्यवस्थाओं को मान्यता प्राप्त थी। शूद्रों को आर्यों की धार्मिक प्रथाओं का पालन करने से व्यवस्थित ढंग से रोक दिया गया था।
अस्पृश्य होने का विचार संभवतः सूत्रकाल में विकसित हुआ। इसके पीछे अपवित्रता की धारणा थी और गुरिये ने बताया कि 800 ईस्वी पूर्व न केवल घृणित तथा पतित चंडालों में बल्कि समाज की चतुर्थ व्यवस्था शूद्रों दासों में भी सांस्कृतिक पवित्रता एवं इसका कार्यरूप प्रचलन में था। शूद्रों की निम्न आर्थिक स्थिति से ये भी ज्ञात होता है कि समाज के संचरण में उनकी स्थिति बहुत ही निम्न थी। ऐसे उदाहरण नहीं मिलते हैं जिनसे ये ज्ञात होता हो कि शूद्रों के पास पशुधन था या धन संपत्ति थी। उन्हें तो अच्छे वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं था, बर्तन भी उन्हें मिट्टी के बर्तन का ही प्रयोग का अधिकार था। ये लोग भूमिहीन खेतीहर मजदूर या घरेलू नौकरों की तरह काम करते थे। इस तरह से इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी और समाज में इन्हें शोचनीय स्थिति में ला दिया। धीरे धीरे इसीलिए इनकी तरफ लोगों का ध्यान संविधान निर्माताओं का या हम कहें कि समाज सुधारकों का ध्यान गया और इनके उत्थान के कार्यक्रम चलाए गए, इनके उत्थान के प्रयास किए गए। अगले व्याख्यान में हम अस्पृश्य अनुसूचित जाति को पूर्णतः समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।